हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज हम आपकी इस हिस्ट्री क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे चैप्टर को हमारा चैप्टर जो है प्रारंभिक राज्य और जनपद एवं महाजनपद पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, आज हम अपने चैप्टर में देखेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में, जनपदों का उदय एवं जनजीवन। सबसे पहले हम जनपदों का जो उदय है और जनजीवन है उसको पढ़ेंगे। ओके, आर्य लोग धीरे धीरे गंगा, यमुना तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे बसने लगे थे। इसका कारण आर्यों की कृषि की ओर झुकाव था। सो बच्चों, आप देख पा रहे हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि आर्य लोग कौन थे, उनकी कौन सी सभ्यता थी और आर्य लोग क्या करते थे। आर्य लोग क्या करते थे? वो पशुओं का पालन करते थे। ओके, और उनका जो झुकाव था वो कृषि की ओर झुकाव था उनका। ठीक है, नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, जो नदी थी उनके किनारे उपजाऊ मिट्टी होती थी। ओके, तथा स्वच्छ जल पीने तथा फसलों की सिंचाई में काम आता था। जो स्वच्छ जल होता था नदियों के किनारे, नदियों का, तो वो क्या कि फसलों की सिंचाई के लिए काम आता था। नदियों में वर्ष पर्यंत जल मिलता था। आर्यों में एक जन के लोग समूह में जाकर एक क्षेत्र में बस जाते थे, वहां गांव बसाकर रहने लगते थे। इस प्रकार एक इलाका जनपद कहलाता था। इस प्रकार जो वो एक इलाका बनता था वो जनपद कहलाता था। बच्चों, एक जनपद में रहने वाले गांववासी तथा नए बसे आर्यजन धीरे धीरे सांस्कृतिक दृष्टि से मिल गए। कृषि करने वाले आर्यों को अब गृहपति कहा जाता था। गृहपति कहा जाता था बच्चों जो कृषि करने वाले आर्य लोग थे। ठीक है, तथा गांव के मुखिया को संपत कहा जाता था। जो गांव का मुखिया होता था उसे संपत कहा जाता था। ठीक है, एक जन के स्वामी को राजा कहा जाता था तथा जन के निकट संबंधियों को राजन्य कहा जाता था। इन्हें राजा गांव की देखभाल हेतु अलग अलग गांवों में भेजा जाता था। अब छोटे छोटे जनपदों के राज्य अपने जन के लोगों से बलि मांगते थे। जो छोटे छोटे जनपदों के राजा थे, ठीक है, एक बड़े जनपद के लिए जो छोटे छोटे जनपदों के राजा थे वो क्या बलि मांगते थे। ओके, जिसे पहले के लोग दिया करते थे। ऐसा वह राज्य की प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जिससे राज्य की प्रशासन व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि अब जनों का आकार काफी बड़ा हो गया और इसकी रक्षा के लिए स्थायी नौकरशाह रखने पड़ते थे। अब राजा पहले से अधिक बड़े यज्ञ करते थे। अब राजा जो थे वो पहले से अधिक बड़े यज्ञ करते थे। इनमें से 2 यज्ञों का उल्लेख आवश्यक है जो राजा की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, यानी कि जुड़े हुए थे। यहाँ आप देखेंगे कि ये चार्ट दिया गया है राजा के निकट संबंधी। राजा के निकट संबंधी कौन से होते थे बच्चों? राजन्य और राजन्य। ठीक है, सुमंत, यहाँ पर सुमंत किसे कहा गया? मुखिया को, जैसे मुखिया वन, मुखिया, मुखिया, मुखिया वन। ठीक है, जनपद, अब जनपद में हमारे गांव आते थे, गांव गांव गांव। ठीक है, जन गांव वासी जन। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे राजस्व यज्ञ। सबसे पहले राजस्व यज्ञ देखेंगे। ठीक है, राजस्व यज्ञ में यह बहुत बड़ा यज्ञ होता था जिसे पुरोहितों द्वारा राजा को राज्य करने का अधिकार दिया जाता था। सेकंड है हमारा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था बच्चों? इसमें राजा एक घोड़ा छोड़ता था। यह जिन क्षेत्रों से बेरोक टोक गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर राजा का अधिकार माना जाता था। यानी कि जब वो घोड़ा छोड़ा जाता था, वो दौड़ता हुआ जिस इलाके से जिस क्षेत्र के दौड़ता हुआ जाएगा वो सारा राजा का हो जाता था एरिया। यदि कोई अन्य राजा उसे पकड़ लेता तो उसे युद्ध होता था। यानी कि अगर घोड़ा दौड़ रहा है और उसे कोई राजा पकड़ ले तो फिर उसी राजा से उसका क्या होता था? युद्ध होता था। यदि उस राजा को पराजित कर दिया जाता था तो उसका भी राज्य अपने राज्य में मिल जाता था। अगर जिस राजा से युद्ध हो रहा है अगर उसे पराजित कर दिया जाए तो उसका भी सारा राज्य मतलब उसी में दूसरे राजा का हो जाता था। महाजनपद, अब बच्चों बात करेंगे महाजनपद के बारे में। धीरे धीरे उत्तर भारत के कुछ जनपदों का क्षेत्र काफी बड़ा हो गया था। यह अन्य जनपदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इन शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा जाता था। भारत में 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजन थे जिनके नाम निम्नलिखित हैं बच्चों। 16 महाजन कौन कौन से हैं आइए एक बार हम नजर डाल लेते हैं। ओके, अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले है बच्चों यहाँ पे क्रम से 1 2 3 4 काउंटिंग जो होगी हमारी। ओके, और यहाँ पे हमारे महाजनपदों के नाम। ठीक है, महाजनपदों के नाम है। ठीक है, यहाँ पर महाजनपदों में सम्मिलित जो क्षेत्र हैं हमारे, यहाँ वो क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग। अंग में जो हमारा महाजनपद है उसका जो क्षेत्र है वो है भागलपुर। ओके,
फिर है हमारा मगध। मगध में क्या है बच्चों क्षेत्र, गया और मुंगेर। ओके। थर्ड है हमारा बज्जी। बज्जी में बच्चों हमारा जो सम्मिलित क्षेत्र है देवरिया और गोरखपुर गोंडा। 9 में आता है सॉरी बच्चों, इधर 4 में आता है मलल। मलल में है हमारा बहराइच, बहराइच क्षेत्र आता है। 5 में हमारा कोसल। कोसल में जो हमारा क्षेत्र बसा हुआ है वो क्षेत्र आता है फैजाबाद। ठीक है। 6 में है हमारा काशी, और काशी में आता है हमारा वाराणसी। और 7 है हमारा बत्स। बत्स में है हमारा इलाहाबाद। और क्रू 8 में हमारा क्रू, और क्रू में आता है हमारा मेरठ। ओके। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 9 में हमारा पांचाल है। पांचाल में फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद यहाँ क्षेत्र सम्मिलित है। सूरसेन। सूरसेन जो है महाजनपद है। महाजनपद में जो क्षेत्र सम्मिलित है वो है मथुरा। अवंती। अवंती में है मालवा। ठीक है। चेदी। चेदी में यहाँ पर देखिए, चेदी में है बुंदेलखंड। ठीक है। जो क्षेत्र सम्मिलित है वो बुंदेलखंड है। 13 में है बच्चों हमारा 13 में मत्स्य। मत्स्य में है जयपुर। और 14 में है हमारा आसमुख। ठीक है। आसमुख है। आसमुख में हमारा गोदावरी है। और 15 में हमारा कंबोज। कंबोज में पाकिस्तान है। और 16 में हमारा गांधार। गांधार में हमारा क्या है बच्चों, अफगानिस्तान। अब बच्चों यहाँ से देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, महाजनपदों के आपसी संबंध। महाजनपदों के आपसी संबंध पढ़ेंगे बच्चों। ओके। ये 16 महाजनपद एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने की होड़ में लड़ते रहते थे। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हर समय हड़पने का प्रयास करते थे। बच्चों जो बड़े राज्य होते थे वो छोटे राज्यों को हड़पने, यानी कि वो सारा अपना हक जताना, यानी कि अपने में शामिल करना चाहते थे, तो वो क्या प्रयास करते रहते थे हड़पने का। इसके लिए वे अन्य महाजनपदों से मित्रता करते थे, वैवाहिक संबंध बनाते थे, संधि करते थे, अथवा सीधे युद्ध के द्वारा भी दूसरे राज्यों को अपने में मिला लेते थे। इस क्रम में मगध राज्य ने कालांतर में अपनी शक्ति एवं क्षेत्र काफी बढ़ा लिया था। ठीक है। महाजनपदों का शासन एवं सामाजिक जीवन। महाजनपदों का जो शासन था और उसका सामाजिक जीवन, आइए एक बार इस पे भी दृष्टि डालते हैं। महाजनपद काल में धीरे धीरे राजा की शक्ति बढ़ती गई और अब वह समाज के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उसका कार्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा करना, राज्य के कल्याण हेतु कार्य करना तथा राज्य में शासन एवं सुव्यवस्था बनाए रखना था। इसके लिए वह राज्य के अधिकारी, कर्मचारी और सेना रखता था। इस प्रकार धीरे धीरे नौकरशाही का उदय हो गया था। अब राज्य की जनता से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। धीरे धीरे वस्तुओं का क्रय विक्रय भी मुद्रा के द्वारा होने लगा था। राज्यों में बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई जिससे व्यापार में काफी वृद्धि हुई। शिल्पकारों एवं व्यापारियों ने व्यापार के लिए भी समूह संगठन भी बनाए। अब भारत के व्यापारी ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया तक व्यापार करने जाने लगे। बच्चों आपने देखा कि वो व्यापार करने के लिए कहाँ कितनी दूर, भारत के व्यापारी जो थे ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करने जाने लगे। इस काल में शहरों का विकास एक नई प्रवृत्ति थी। शहरों का विकास व्यापारिक केंद्रों, राज्यों की राजधानियां और शिल्प केंद्रों के आसपास हुआ। शिल्प कार्य धीरे धीरे वंशानुगत होते गए तथा उनमें दिन प्रतिदिन विशिष्टता बढ़ती गई और नगरों का विकास भी होता गया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। इस क्षेत्र में जो थे बच्चों वो क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। अब हल के फल लोहे के बनने लगे थे। जो हल के फल लोहे के बनने लगे थे जिससे खेतों की जुताई आसान हो गई। इससे फसलों का उत्पादन बढ़ गया। लोहे के औजारों के प्रयोग से तेजी से वनों का सफाया किया गया तथा नई भूमि को खेती के प्रयोग में लाया जाने लगा। इस प्रकार कृषि का विस्तार हुआ। लेखन कला का विकास धीरे धीरे होता गया। उत्तर पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि की शुरुआत हुई जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। राज्य के प्रशासन का हिसाब किताब रखने के लिए धीरे धीरे लेखन का महत्व भी बढ़ता चला गया। हिसाब किताब रखने के लिए बच्चों लेखन का महत्व भी बढ़ता चला गया। मगध का उत्सर्ग, ठीक है, उत्कर्ष क्या है, मगध का जो उत्कर्ष है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। बिहार राज्य में गंगा और सोन नदी की घाटी में मगध राज्य फैला हुआ था। यह समकालीन महाजनपदों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया। कालांतर में मगध में क्रम 3 राजवंशों का शासन हुआ। सबसे पहले बच्चों शासन था हर्यक वंश का, ठीक है, सबसे पहले किसका था, हर्यक वंश का। इस वंश का संस्थापक विविसार था। इसने काशी, अंग, भ्रद,
भद्र, अवंती तथा कौशल राज्यों को अपने राज्यों में मिलाया। राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी। जो राजगृह थी वो मगध राज्य की राजधानी थी। विभिन्न सासार के पुत्र अजात शत्रु ने पूर्व के राज्यों को जीतकर मगध का और विस्तार किया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में बच्चों अजात शत्रु के बाद शिशुनाग मगध का उल्लेखनीय शासक हुआ। उसने अवंती, कौशल और वत्स को मगध में मिला लिया। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर भारत का मगध का विस्तार हो गया। इस तरह क्या हुआ, मगध का विस्तार और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, उत्तर भारत का मगध विस्तार हो गया। नंदवंश, अब आइए नंदवंश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। 364 ईस्वी से 342 ईस्वी तक मगध राज्य पर नंदवंश का शासन रहा। यह साम्राज्य अब दक्षिण में कर्नाटक तक फैला गया था। महापदम नंदवंश का अंतिम शासक था। वह साम्राज्यवादी था, अतः उसने मगध राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। आइए अब बात करते हैं बच्चों सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ओके, काफी फेमस है ये सिकंदर का भारत पर आक्रमण। यूरोप महाद्वीप में यूनान देश में मिसिडोनिया नामक एक राजा था। ठीक है, एक राज्य था। वहां का शासक सिकंदर दुनिया जीतने की लालसा से एक विशाल सेना लेकर पारसी सम्राटों एवं अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे तक जा पहुंचा। वहां उसने कई छोटे छोटे राज्यों को पराजित किया। इसी दौरान तक्षशिला के शासक अभी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। रास्ते में पुरु नामक राजा का राज्य था, जो रावी तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था। बच्चों, सिकंदर के आक्रमण की खबर सुनकर पुरु ने युद्ध की तैयारी की और कहा, मैं सिकंदर को अपने देश का एक टुकड़ा भी जीतने नहीं दूंगा। ऐसा पुरु ने जवाब दिया सिकंदर के लिए कि मैं उसे अपने भारत का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। मतलब अपने देश का। सिकंदर और पुरु में भयंकर युद्ध हुआ। तभी पुरु की सेना के हाथी बिगड़ गए और सेना में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में पुरु की सेना की भयंकर क्षति हुई, यानी कि उनका बहुत नुकसान हुआ तथा वह स्वयं भी घायल हो गया और बंदी बना लिया गया। जब उसे सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरु ने जवाब दिया कि जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर की सेना अब थक चुकी थी। वह नंद वंश के राजा की शक्ति के विषय में जान चुकी थी, अतः वह वापस लौट गया। ओके, अब देखेंगे सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। ओके बच्चों, यद्यपि सिकंदर भारत को पूरी तरह जीत न सका, परंतु पश्चिमोत्तर के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उसने उनका शासन अपने एक सेनापति सेल्यूकस को दे दिया, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंग बन गए। ओके, सिकंदर के अभियान के साथ उनके इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्री आदि चलते थे, जो विभिन्न क्षेत्रों का विवरण तिथिवार लिख गए हैं, जिससे उस समय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी हुआ। इसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है। इसे अन्य तिथियों के निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत तथा यूनान के मध्य संपर्क को बढ़ा दिया, जिससे भारतीय और यूनानी संस्कृति के कई तत्वों में से मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ। बच्चों, इस घटना के बाद भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार काफी बढ़ गया। इससे भारतीय शिल्पकला एवं ज्योतिषी विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय के भारतीय सिक्कों पर यूनानी कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्मरणीय तथ्य। आओ बच्चों, अब एक बार हम स्मरणीय तथ्य पर जान लेते हैं कि हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा। आर्यों में एक जन के लोग समूह में जाकर एक क्षेत्र में बस जाते थे। इस प्रकार का एक क्षेत्र जनपद कहलाता था। क्लियर है बच्चों? धीरे धीरे उत्तर भारत के कुछ जनपदों का क्षेत्र काफी बड़ा हो गया। इन बड़े जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। ये भी मैंने आपको क्लियर किया बच्चों। लोह के औजारों के प्रयोग से कृषि में बड़े परिवर्तन आए। मगध ने अन्य महाजनपदों की अपेक्षा अधिक प्रगति की। मगध का उत्कर्ष हर्षवंश से शुरू होता। इसका संस्थापक बिंबिसार था। महापदम नंदवंश का अंतिम शासक था।
326 ईस्वी में मैसिडोनियन यूनान के शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। क्लियर है बच्चों। सिकंदर पुरु की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ। सिकंदर मगध पर आक्रमण किए बगैर ही वापस लौट गया। सो बच्चों, ये था हमारा महाजनपद और जनपद पर चलते हुए कुछ सिकंदर तक आ पहुंचे हम चैप्टर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो बच्चों, ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।